अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑडियो कुतुब खाना, जिसमें हम M.A. राहत का उर्दू नावल काला जादू की ऑडियो पेश कर रहे हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि अच्छी अच्छी किताबों की ऑडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। कौन का वक्त नहीं चाहता था, जिंदगी हराम शह बनकर रह गई थी, अपना कुछ भी नहीं रहा था। माँ बाप बिछड़ गए थे, भाई नामालूम रास्तों पर निकल गया। पता नहीं जिंदगी में दोबारा मुलाकात हो कि ना हो। अब्बा और अम्मा का क्या हाल होगा। इनके दोनों बेटे इनसे छिन गए थे। मामू रियाज के बारे में यकीन था कि वो इन्हें संभाल लेंगे, वो न होते तो बाप की कमर तो टूट ही गई थी। खान साहब दिन भर मसरूफ रहे थे। मुझे हकीम साहब की दी हुई दवाई खानी पड़ी थी। रात को खान साहब वापस आकर बोले, कल रवानगी है मसूद मियाँ। कल? हाँ, कुछ काम थे जिनकी वजह से परसों का इरादा किया था, वो आज ही हो गए, इसीलिए अब कल चलते हैं। अल्लाह करे अलीमुद्दीन मियाँ जीते हों, बड़े अच्छे इंसान हैं। पहले इनके पास चलेंगे, फिर इनके साथ मज़ार पर चलेंगे। तुम देख लेना, सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। जो हुक्म खान साहब। रात को खान साहब ने कहा, मेरे पास सोना है तुम्हें, दूसरे कमरे में नहीं सोने दूंगा। दिल की इंतहाई गोशों से खान साहब के लिए दुआएं निकल रही थीं। इससे ज्यादा कोई क्या कर सकता है। बड़ी पुरसकून रात गुजरी, दिल को बड़ी तकवीयत और सुकून रहा था। सुबह बेहद खुशगवार थी। खान साहब ने आदमी भेजकर रेल की टिकट मंगवाए थे। अब मैं सिर्फ इनके इशारों पर चल रहा था। तैयारियां ही क्या करनी थी। 2 जोड़े कपड़े खान साहब के सूटकेस में रखे और दोपहर को रेलवे स्टेशन पहुंच गए। सोच के दरवाजे बंद कर लिए थे। अब सिर्फ एक ही लगन थी, किसी तरह इस बुजुर्ग हस्ती के हजूर पहुंच जाऊं, जिसके फैज़ से मेरी मुश्किल हल हो जाए। इंतजार करते रहे। खान साहब मामूली आदमी न थे, जो सामने से गुजरता सलाम करता गुजरता। रेल आ गई। हमें बड़े एहतराम से रेल में बिठाया गया। खान साहब पान खाने के आदी थे। रेल चल पड़ी तो पानों की डिबिया और बटुआ निकाल लिया। मुस्कुरा कर बोले, लो चंदा पान खाओ। खान साहब, मैं पान नहीं खाता। अम्मा खा लो, ईद बकर ईद पर तो सब खा लिया करते हैं। और सुनो, हंसो मुस्कुराओ, बुरी घड़ी घड़ियों की मेहमान रह गई है। एक वक्त आएगा कि इन वाकयात को याद करके हंसा करोगे, मगर चांद खान को मत भूल जाना। इस वक्त मैं सिसक पड़ा और खान साहब ने मेरी गर्दन में हाथ रख दिया। ना चंदा ना, मर्द की आंखों से आंसू नहीं शोले निकलने चाहिए। ना चंदा ना, दुश्मन भी मर्दों के ही होते हैं। मर्द हो, मर्दों की तरह हालात से मुकाबला करो। बुरी बात चंदा, बुरी बात। खान साहब के मोहब्बत भरे लम्स को महसूस करके न जाने क्या क्या एहसास जाग उठे थे। सफर जारी रहा। रात हो गई। खान साहब खाना साथ लाए थे। दस्तरखान खोल कर बैठ गए। इसरार करके खाते और खिलाते रहे। रात को 12 बजे इन्होंने कहा, अब पाँव फैलाकर सो जाओ दुलारे, हम जाग रहे हैं। नहीं खान साहब, आप सो जाएं। मियाँ उम्र भर सफर में नींद नहीं आई, आज क्या खाक आएगी। तुम सो जाओ, हम कह रहे हैं, और फिर हमारा जागना जरूरी है। 4:30 बजे रेल मंजिल पर पहुंच गई, तुम्हें तो अंदाजा भी न होगा। इन्होंने जिद करके मुझे लिटा दिया। ट्रेन की रदम ख्यालात के साथ सफर करती रही और आंखों में गनुदगी खुल गई। थोड़ी देर के बाद सारे एहसासात सो गए। न जाने कितनी देर हुई थी सोते हुए, न जाने क्या वक्त था कि अचानक क़यामत ज़हूर में आ गई। इतनी तेज रोशनी हुई कि बिनाई जाती रही। कोई आतिशफशां फटा था या जंजला था, कुछ अंदाजा नहीं हो पा रहा था। इंसानी शोर चारों तरफ से उभर रहा था। लोग भयानक आवाजों में चीख रहे थे। मेरा चेहरा भीगा भीगा सा लग रहा था। गहरी नींद से आंखें खुल जाने की वजह से सर दुख रहा था। दोबारा सो जाने को जी चाह रहा था। सब कुछ भूल कर, सब कुछ नजरअंदाज करके मैं दोबारा आंखें बंद कर ली। फिर न जाने कब जागा था। तेज रोशनी हो गई थी। खिड़कियों से सूरज की शुआएं अंदर आ रही थी। गर्मी लग रही थी। पंखा बंद था। न जाने क्यों तभी मुझे आवाज सुनाई दी, रत्ना, रत्ना, कब तक सोता रहेगा रे, 10 बज रहे हैं। रत्ना उठ जा भाई। न जाने कौन था, न जाने किसे आवाज दी जा रही थी, मगर फिर मेरे कमरे का दरवाजा खुला और एक दराज कामत खातून अंदर आ गई। भारी भरकम मुअम्मर खातून थी। साड़ी बांधे हुए थी, माथे पर बिंदिया लगी हुई थी। उम्र 40 के ऊपर थी। रत्ना उठ जा बेटा, देख कितना दिन चढ़ चुका है। उफ हो, पसीने में भीग रहा है। नगोड़ी मारी बत्ती 2 घंटे से गई हुई है। इन बिजली वालों ने तो नाक में दम कर दिया है। अरे तू उठेगा या नहीं, खातून ने मेरे शाने झंझोड़ते हुए कहा, और मैं दम बखुदा रह गया। रत्ना, मैं फटी आंखों से इसे देखने लगा। पानी लाऊं ठंडा चाची? 2 कटोरे भर डाल दो।
नींद ऐसे भागेगी जैसे मामा जी के सर से सींग। बाहर से एक नसवानी आवाज सुनाई दी, रत्ना उठ जा बेटा, इतनी देर सोना अच्छा नहीं होता। औरत ने फिर कहा और मैं जल्दी से उठ गया। जा मुंह धो ले, मालती से नाश्ता बनवाती हूँ, अब दोबारा ना लेट जाइयो। मुअम्मर खातून वापस मुड़ी और दरवाजे से बाहर निकल गई। मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूट रहे थे। क्या है ये सब कुछ, क्या है, मैं कहाँ हूँ, ये कौन सी जगह है, और रत्ना, ये औरत मुझे रत्ना क्यों कह रही है। कैसा अजीब अंदाज है इसका, मोहब्बत से भरपूर, ऐसा जैसे मुझे अरसे से जानती हो। कौन है ये और जगह कौन सी है, या खुदा ये ख्वाब है या आलम बेदारी। अभी मसहरी से पांव लटकाए बैठा सोच रहा था कि दरवाजे में एक झरी पैदा हुई और एक रोशन चेहरे ने अंदर झांका। चमकता हुआ सफेद रंग, भूरे बाल, पुरकशिश नकूश, हसीन आंखें जिनमें शोखी थी। फिर हंसी सुनाई दी और वो अंदर आ गई। हाथ में नक्शीन मुराद आबादी कटोरा था जिसमें पानी भरा हुआ था। रतन महाराज, सुबह हो गई, ये मेरी तरफ से। इसने कटोरे का पानी मेरे चेहरे पर डाल दिया और मैं उछल पड़ा। पानी यक ठंडा था और मेरा चेहरा और सीना भगो गया था। मैं भागकर मसहरी से नीचे आ खड़ा हुआ। लड़की ने कहका लगाते हुए दरवाजे की तरफ छलांग लगा दी और गड़ाप से बाहर निकल गई। आह, ये ख्वाब नहीं हकीकत है। मगर अब ये क्या हकीकत है, क्या हो गया मेरे माबूद, क्या हो गया। मैंने डूबते हुए दिल से सोचा, यूं अहमकों की तरह खड़े रहने से कोई फायदा नहीं, बाहर निकलो, कुछ अंदाजा तो हो। दरवाजे से बाहर निकल आया। सामने सेहन था, बाथरूम का दरवाजा नजर आ रहा था। कदम इस तरफ उठ गए। मैं इस पुराने तर्ज के बाथरूम में दाखिल हो गया। दरवाजा बंद किया, कपड़े उतारे, मगर कपड़े उतारते हुए मैं बुरी तरह उछल पड़ा। ये मेरे कपड़े नहीं थे, ये तो मैंने ख्वाब में भी नहीं देखे थे। सिल्क का कुर्ता, लट्ठे का पजामा। आह, क्या हो गया मुझे, क्या हो गया है। मैंने पानी का नल खोल दिया, इसके नीचे बैठ गया। मेरी सोच प्रवाज करने लगी। कब सोया था, कहाँ सोया था कि आंखें यहाँ खुली। ज़हन के पर्दों पर मिटे मिटे नकूश उभरने लगे। कानों में गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी जो वाज़ेह होती जा रही थी। रेल की आवाज़, रेल, चांद खान, मियाँ खा लो चंदा, ईद बकर ईद पर तो सब ही सो जाओ, सो जाओ। चांद खान, अरे रेल। चांद खान रतौली वहशत ज़दा अंदाज में उठ खड़ा हुआ। पागलों की तरह दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाज़ा बाहर से बंद था। सर पकड़कर बैठ गया। दिमाग बुरी तरह चकरा रहा था। पानी शाने पर गिर रहा था। कौन है अंदर, बाहर से आवाज़ सुनाई दी और मैं दरवाजे को देखने लगा। कौन है अंदर, आवाज़ दोबारा सुनाई दी। मैं हूँ मालती, मेरे मुंह से निकला। लेकिन जो कुछ मैंने कहा था वो आह, क्या ये सब कुछ। निहारे हो रत्ना, बाहर से पूछा गया। हाँ, घुटी घुटी आवाज़ में बोला। दरवाज़ा बाहर से क्यों बंद कराया है। मैंने नहीं कराया, मैंने झलाकर कहा। समझ गई, श्यामा ने शरारत की होगी, मैंने खोल दिया है। वही आवाज़ सुनाई दी, मगर इस बार मैंने इसे कोई जवाब नहीं दिया था। मेरा दिमाग काबू में नहीं था। अंदर से एक ही आवाज़ उभर रही थी, फिर कुछ हो गया, फिर कुछ हो गया। मैं चांद खान के साथ रतौली नहीं पहुंच सका और चांद खान वो न जाने कहाँ गए। मैं होश में हूँ और न जाने किस तरह इस अजनबी जगह आ गया हूँ। अजनबी जगह, रत्ना, क्या बेतुका नाम है। आखिर ये लोग मुझे इस नाम से क्यों पुकार रहे हैं। रत्ना जी, बाहर से वही फिर आवाज़ उभरी और मैं चौंक पड़ा, मगर कुछ बोला नहीं। रत्ना जी, कितनी देर में बाहर आओगे। बड़ी ज़ोर से गुस्सा आया था, मगर क्या मुझे गुस्सा आना चाहिए। क्या मैं इस पोजीशन में हूँ। आ रहा हूँ बस, हमने नाश्ता लगा दिया है। बाहर से आवाज़ उभरी और मैं गहरी सांस लेकर उठ गया। कोई पागल है, कुछ न सोचने देगी। निकला जाए, मगर दिमाग ठंडा रखना होगा। न जाने क्या हुआ है, कैसे हुआ है। नल बंद कर दिया, लिबास पहना, बाल संवारे और बाहर निकल आया। बाहर कोई नहीं था। मैं इस कमरे में नहीं गया जहाँ खुद को सोते हुए पाया था, मगर एक राहदारी से गुजर कर बाएं हाथ से एक कमरे के दरवाजे के अंदर दाखिल हो गया। सामने डाइनिंग टेबल थी, इस पर नाश्ते का सामान सजा हुआ था। कुर्सी घसीट कर बैठ गया, नाश्ता आगे सरका लिया। मगर मैं इस कमरे में कैसे आ गया। मैं कैसे जानता था कि नाश्ता इस कमरे में होगा। मेरे कदम इस तरफ कैसे उठे। मैं भटक क्यों ना गया। ये सब कुछ मुझे अजनबी क्यों नहीं लग रहा। आह, ये क्या है। भूरिया चरण का कोई नया खेल। दिमाग पर सन्नाटा तारी हो गया। चांद खान कहाँ है। हम दोनों तो रेल में सफ़र कर रहे थे। चांद खान जाग रहे थे, मैं सो रहा था। फिर वो ख्वाब जैसी कोई आवाज़, तेज़ रोशनी, और फिर मैं दोबारा सो गया था।
सब कुछ एक ख्वाब समझकर, और अब ज़रूर बुरिया चरण कोई चाल चल गया। इसने मुझे इस मुकद्दस मज़ार पर नहीं पहुंचने दिया, और अब मैं किसी हिंदू घराने में था और ये लोग मुझे रत्ना कहकर पुकार रहे थे। कौन लोग हैं ये? वो मुअम्मर खातून, वो खूबसूरत शरीर लड़की। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। किसी खतरनाक जाल में तो नहीं फंस गया? कोई नई मुसीबत तो नहीं आने वाली? नहीं, होशियारी से काम लेना होगा, सोच समझ कर कदम उठाना होगा, हालात का जायजा लेना होगा। चाय वापस ले गई थी, सोचा ठंडी हो जाएगी, अब गर्म करके लाई हूँ। अरे तुमने नाश्ता भी नहीं शुरू किया? अभी तक सोच ही रहे हो क्या? नौजवान औरत थी, काला रंग था मगर नकूश बुरे नहीं थे। रत्ना जी नाश्ता करो। कर रहा हूँ मालती, मैंने गहरी सांस लेकर कहा, और एक बार फिर दिल में चौंक पड़ा। मैं इसे इतने एतमाद से मालती क्यों कह रहा हूँ? कैसे जानता हूँ कि वो मालती है? कुछ और लाएं तुम्हारे लिए? नहीं, लाला सुरेश चंद्र जी आए हैं। गुड़ के शीरे हैं नीरे, चिपक जाए तो छिटने का नाम न लें। बेचारी रमा रानी इनके सामने जा फंसी हैं, अब कोई कैसे निकाले इन्हें? हम कहें इन्हें और कोई काम नहीं है, अभी सुबह हुई है। और अरे कुछ और लाएं तुम्हारे लिए? मालती भी जुनूनी ही मालूम हो रही थी। कमबख्त की जबान तालू से नहीं लग रही थी, बोले चली जा रही थी। इसी वक्त कहीं से कुत्ते भौंकने की आवाज़ें सुनाई दी और मालती की आवाज़ बंद हो गई। कुत्ता बुरी तरह भौंक रहा था। मालती ने परेशानी से कहा, ये कुत्ता कहाँ से घुस आया? देखो बाहर जाकर, मैंने कहा। अरे हम क्यों देखें? ना रत्ना जी, कुत्ते से हमारी जान निकले है, दरवाज़ा बंद किए देंगे, कहीं पापी अंदर ही न घुस आए। मालती ने झपट का दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं नाश्ते में मसरूफ रहा। कुत्ता खामोश हो गया था, मगर कुछ देर के बाद एक तेज़ आवाज़ सुनाई दी, मालती। अरे ओ मालती, कहाँ मर गई? मालती उछल पड़ी। लो, शुरू हो गई आवाज़ें। इसने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। आई रमता रानी, वो कुत्ता, वो किचना कहाँ छुपी है? इसे तलाश कर, आज ये नहीं है या मैं। आखिर ये करना क्या चाहती है? क्या सोचा है इसने? अरे हमारे यहाँ काम के आदमी हैं, हज़ारों काम निकलते हैं इनसे, और ये है कि रानी अंदर दाखिल हो गई। ये वही मुअम्मर खातून थी, रमा रानी। मैंने सोचा। मुअम्मर खातून अंदर घुस आई, इधर उधर देखा और बोली, रत्ना वो यहाँ तो नहीं आई? नहीं चाची, मैंने कहा। जाएगी कहाँ? आज छोड़ूंगी नहीं इसे। रमा रानी बाहर निकल गई। मेरी कैफियत अब किसी तरह बहाल हो गई थी। समझ में तो कुछ नहीं आया था, लेकिन अब दीवानगी से क्या हासिल? समझने की कोशिश करनी पड़ेगी और कुछ न कुछ समझ में आ ही जाएगा। चाय की 2 प्याले पीकर उठा ही था कि वही शोख लड़की अंदर घुस आई और मेरी कमर पकड़कर मेरे पीछे आ गई। आज बचा ले रत्ना जी, बस आज बचा ले, भगवान के लिए वादा करती हूँ आगे कुछ नहीं करूँगी। अरे अरे मेरी कमर तो छोड़ो, कपड़े धोने की मोगरी हाथ आ गई है, एक भी पड़ गई तो अपने जल ठंडे हो जाएंगे। सचमुच गुस्से में है, मार देंगी। कौन? चाची। मगर हुआ क्या है? मैंने बेइख्तियार पूछा। अरे भगवान इसका नाश करे, खटिया खड़ी हो इनकी। वही आ मरे थे सुरेश चंद्र जी, आते हैं तो जाते नहीं हैं, सारा सारा दिन ऐंठते रहते हैं यहाँ, और हम सब पर कर्फ्यू लग जाता है। खामोश रहो, हंसो मत, और सामने आ जाओ तो ऐसे घूरते हैं जैसे गंडेरी नजर आ गई हो। फिर तुमने क्या किया? कुत्ते से जान निकलती है इनकी, सुना है 28 इंजेक्शन लगवा चुके हैं, 2 बार कुत्तों ने काटा है। वो हंस पड़ी, चेहरा सुर्ख हो रहा था, कुंदनी रंग पर पसीने के कतरे बेहद भले लग रहे थे। बेइख्तियार हंसती रही, आंखों में पानी आ गया। बोली, कुत्ते की आवाज़ का रिकॉर्ड लगा दिया था मैंने और आवाज़ तेज़ खोल दी थी। ये कहकर वो फिर बेइख्तियार हंसने लगी। हंसते हुए बोली, ये रिकॉर्ड मैंने इन्हीं के लिए लाई थी। सर पर पाँव रखकर भाग गए। चाची पुकारती रह गई, तुमने गुसल खाने का दरवाज़ा बंद किया था। मैंने इसे घूरते हुए कहा, अब जो ऐसे करूं तो उत्ती पड़ी मर जाऊं। इसने हाथ जोड़ते हुए कहा और फिर सहमे हुए लहजे में बोली, अरे इधर ही आ रही हैं, ये था मेरा नया ठिकाना, मगर मैं यहाँ कैसे आ गया? ये लोग मुझे रत्ना कहकर क्यों पुकारते हैं? मैं इनका शनासा कैसे हूँ? बार बार तो एक जैसे वाक़यात नहीं होते हैं। अगर सरफराज का हम शक्ल निकल आया था तो किसी रत्ना या रतन का हम शक्ल तो नहीं हो सकता था। फिर ये सब कुछ, आखिर फैसला किया गया, जो कुछ भी है सब्र और सुकून से बर्दाश्त करो, इंतज़ार करो कि सूरत हाल मालूम हो जाए। ये अंदाज़ा तो हो गया था कि मैं रतौली नहीं पहुँच सका था। अब बोरिया चरण कोई और चाल चल गया, मगर इसने इस बार क्या किया कुछ अंदाज़ा नहीं हो रहा। न जाने चांद खान कहाँ गए।
रत्ना ही बन गया। अपनी कैफियत पर अलबत्ता सख्त हैरान था। मुझे इस घर के बारे में सब कुछ मालूम था। मेरा कमरा कौन सा है, औरत को मैं चाची कहकर पुकार रहा था। एक और नौजवान लड़की सामने आई तो मैंने इसे राधा कहा और इसने जवाब भी दिया, और इस तलिस्मी कैफियत का कोई जवाब नहीं था मेरे पास। फिर कोई काम न करना पड़ा। अजीब सा घराना था। 2-3 बार मर्दों की आवाज़ें भी सुनाई दी थी। अलबत्ता रात हुई तो दिल उछल कर हल्क में आ गया। कुर्बो जवार में सारी इमारतें जगमगा उठीं और हर तरफ से तबला, सरंगी और हारमोनियम की आवाज़ें उभरने लगीं। ये नाचने गाने वालों का इलाका था और रमा रानी भी इन्हीं में से एक थी। खुदा तुझे फनाह करे भूरिया चरण, ये कहाँ ला फेंका तूने मुझे। इस गलासत खाने में दिल बुरी तरह दुखने लगा। क्या यहाँ पड़ा रहूं? यहाँ किशना याद आई, मासूम शोख अल्लड़ लड़की राधा और इसकी हम शक्ल, और ये सब नाच गाने का कारोबार करती थी। इसका अमली तजर्बा भी हो गया। शाम से पहले इस घर की हकीकत नहीं खुली थी, लेकिन जो ही शाम हुई माहौल बदल गया। पाकिज़गी गंदगी में तब्दील होने लगी। राधा, लक्ष्मी और शौक व शरीर किशना रंग बदलने लगी। जर्क बर्क लिबास, चेहरों पर मसनूई अशिया का निखार, और फिर वसी और अरीज कमरा, सफ़ेद बुराक, चांदनियाँ, तबला, सरंगी, हारमोनियम, इनके अकब में नकीली मूंछों वाले साजिंदे साजों के सुर दुरुस्त करते हुए। मैं पाए जंजीर नहीं था, यहाँ से भाग सकता था, लेकिन कहाँ? हर जगह मौत और तबाही, कहीं अमान नहीं थी। बेबसी से आंखों में आंसू आ गए। खुदाया, ये दिन भी देखना था, ऐसी जगह भी रिज्क लिखा था। खान साहब याद आए। मेरे चांद मर्द की आंखों में आंसू नहीं, शोले निकलने चाहिए। आह खान साहब, ये शोले मुझे बसम कर सकते हैं। मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रतन जी, ए रतन जी। मालती की आवाज़ सुनाई दी। वो सामने आ गई। क्या है मालती? हार नहीं लाई अभी तक? हार तैयार कर रखे होंगे, रहीम खान ने, जाओ ले आओ। रमा रानी पूछ रही थी। ज़रा जल्दी जाओ, मेहमान आने शुरू हो गए हैं। और हाँ, ज़रा देख कर लेना, रहीम खान से कहना असली चंबेली लगाया करे, बीच में सदा बहार डाल देता है। लो पैसे रख लो। मालती ने 100 रुपये मेरे हवाले कर दिए। मैंने 100 रुपये का नोट हाथ में लिया और आगे बढ़ गया। मुझे इल्म था कि जीना कहाँ है, हार कहाँ से लाने हैं, कैसे, आखिर कैसे। सीढ़ियाँ उतर कर गली में आ गया। बाजार की रौनक अरूज पर थी। तर गुलाब, मोतिया कड़ाकड़ बोल रही थी। चूड़ियाँ, लैला की उंगलियाँ, मजनू की पसलियाँ की सदाएं सुनाई दे रही थीं। ज्यादातर पान वालों, फूल वालों और इत्र फरोश की दुकानें थीं। बुलंदियों से तबले ठुमके की आवाज़ें हारमोनियम की रह रह के साथ सुनाई दे रही थी। दुकानों पर बोर्ड लगे हुए थे। दूर से अब्दुल रहीम गुल फरोश का बोर्ड नजर आ गया और मैं इसी तरफ चल पड़ा। कदम मन मन भर के हो रहे थे। क्या है ये सब कुछ? और रत्ना बड़ी देर में आए आज। उम्र रसीदा मगर कलफ लगी नुकीली मूंछों वाले रहीम खान ने एक बड़ा सा पुड़ा उठाते हुए कहा, 20 हैं पूरे, गिनना तो नहीं है? नहीं, मैंने फंसे फंसे लहजे में कहा और 100 रुपए का नोट रहीम खान की तरफ बढ़ा दिया। कल तुम 20 रुपए ही छोड़ गए। मैंने आवाज लगाई मगर तुमने सुना ही नहीं। कल? मेरा दिल लरज गया। हाँ मियाँ, ये 20 रुपए कल के और 20 ये लो 40 हो गए ना। हाँ रहीम खान, कल भी मैं ही आया था हार लेने। मैंने बमुश्किल पूछा। क्या मतलब? रहीम खान बोले, कल मैं ही हार ले गया था ना, तो और कौन ले जाता? कल तो कुछ तरंग में थे प्यारे। रहीम खान एक आंख दबाकर मुस्कुराए। वो कब से ले जाता हूँ मैं ये हार? महीने हो गए, मगर बात क्या है? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हफ्ते से कुछ खोए खोए हो। मेरे खुदा, मैं मुंह से लजती आवाज निकली और रहीम खान चौंक पड़े। वो फटी फटी आंखों से मुझे देख रहे थे। क्या कहा तुमने? वो बोले, कुछ नहीं। मैं वापस चल पड़ा। रहीम खान की आवाज कानों में गरम गरम शीशे की तरह उतर रही थी। महीनों से कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं महीनों से यहाँ हूँ। महीनों से? मगर कैसे? ये मैं ही हूँ, कोई और नहीं है। मगर मैं तो पिछली रात में चांद खान के साथ रेल में सफर कर रहा था। फिर मैं महीनों से कैसे हूँ? ये माहौल, ये लोग, ये सब कुछ जाना पहचाना क्यों है? क्या हुआ है आखिर मेरे साथ? क्या हुआ है? रास्ता तक नहीं भूला था। बेख्याली के आलम में आया, मगर इन्हीं सीढ़ियों से ऊपर पहुंचा था जिनसे उतर गया था। हालांकि सारी सीढ़ियां एक जैसी थीं। ये तमाम बातें जहन खराब कर रही थीं। इतना अंदाज़ा तो मैंने लगा लिया था ये सब कुछ भूरिया चरण ने किया है, लेकिन किया क्या है ये जानना ज़रूरी था। मालती हार लेने के लिए खड़ी थी। जल्दी से हारों का पूड़ा लेकर चली गई
और मैं अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया। रहीम खान ने कहा था, महीनों से मैं इससे हार ले जाता हूँ। इसका क्या मतलब है? वही कुछ हम शक्ल वाला मामला हो सकता है। रत्ना नामी कोई शख्स मेरा हम शक्ल होगा, लेकिन इतने सारे हम शक्ल हर जगह मेरा एक हम शक्ल मौजूद है। मालती आ गई, बोली, अंधेरे में क्यों लेटे हो रत्ना जी? बत्ती जला दूं? रहने दो मालती, अंधेरा अच्छा लग रहा है। कुछ चाहिए? इसने पूछा। नहीं, आओ बैठो। अंधेरे में ना बाबा ना, हमें अंधेरा अच्छा नहीं लगे। तुम्हें कोई काम तो नहीं है? इसी वक्त तो फुर्सत मिली है। अब 12 बजे मेहमान चले जाएंगे तो बड़ा कमरा साफ करके सोएंगे। रोशनी जला दो और बैठो। ये ठीक है। मालती ने लाइट जला दी और फिर नीचे कालीन पर बैठ गई। मालती, आज क्या तारीख है? 19। महीना कौन सा है मालूम है? सितंबर है। और मैं उछल पड़ा। तुम्हारा दिमाग खराब है। कहे रत्ना जी, आज 19 सितंबर है। तो और क्या? ओह मेरे खुदा, मेरे खुदा। मेरे मुंह से सरगोशी में निकला। मेरे होशो हवास दुरुस्त थे, पागल नहीं हुआ था। लेकिन मालती क्या कह रही थी? ये सितंबर का नहीं, मार्च का महीना था। चांद खान का पहले 18 मार्च को रतौली जाने का इरादा था, लेकिन अपना कोई काम होने की वजह से वो 17 मार्च से ही रतौली चल पड़े थे और इस बात को 5 माह गुजर गए थे। 5 माह? अगर वाकई सितंबर का महीना है तो मेरे ये 5 माह कहाँ खो गए? मालती, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वादा करोगी किसी को कुछ नहीं बताओगी? बोलो, वादा करो मालती। शकनता के बारे में पूछोगे? शकनता? हाँ रतन जी, शकनता के बारे में बात करोगे तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। रमा रानी हमारा सर गंजा कर देंगी। पहले भी तुम्हारी वजह से पिट चुके हैं। शकतना कौन है? जाते हैं। आ गए ना इसी पर? अरे हाँ, हमें सब पता है, सब हमारे ही दुश्मन हैं। नहीं, मैं शकतना के बारे में कुछ नहीं पूछूंगा। लोग पूछे जा रहे हो और कहते हो पूछोगे नहीं। वैसे हमारी मानो तो रतन जी, शकतना के फेर में मत पड़ो। वो तुमसे ज्यादा पागल है, तुम्हें भी बीच चौराहे पर मरवा देगी। तुम मुझे कब से जानती हो मालती? तुम्हें? जब से तुम यहाँ आए हो। मैं कब से यहाँ आया था? होली जली थी जब तुम यहाँ आए थे। ठहरो बताती हूँ। वो उंगलियों पर हिसाब लगाने लगी, फिर बोली, पूरे 5 महीने हो गए। 5 महीने से मैं यहाँ हूँ। तो और क्या? कहाँ से आया था मैं? अंजनापुर गई थी रमा रानी, संख यात्रा को। वहीं तुम काशू का मंदिर किनारे धुनी रमाए बैठे थे। रमा रानी को देखा तो माँ कहकर इनसे लिपट गए। जुम्मा उस्ताद ने तो लठ ही दे मारा होता तुम्हारे सर पर, मगर रमा रानी को अपना रतन याद आ गया। जीता होता तो तुम्हारी बराबर होता। इन्होंने जुम्मा उस्ताद को रोका। बाद में पता चला कि तुम बौले हो, और सचमुच तुम थे भी निरे बौले। न खाने का होश न पहनने का। रमा रानी को रतन याद आ गया। भला तुम यहाँ लाए जाते, मगर इनके मन में ममता की गंगा बहने लगी थी। वहीं तो मरा था इनका रतन, मतलब है अंजनापुर। गाड़ी के नीचे आ गया था और फिर रमा रानी अंजनापुर ही में इसका अर्थरी जला कर आई थी। महीनों बौली रही थी इसके लिए। हालांकि तुम जानते हो रतन जी, इन जगहों पर बेटों से ज्यादा प्यार नहीं किया जाता। मगर अकेले जो थे, रमा रानी की तीनों लड़कियां रमा रानी की बड़ी बहन उमा रानी की हैं। चची कहती हैं बचपन से। मगर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? तो मैं रमा रानी का रतन नहीं हूँ, मैंने कहा, और मालती हंस पड़ी। बड़ी सादा सी औरत थी। कहने लगी, तो जब रतन ही मर गया तो तुम भला कैसे इनके रतन हो सकते हो? मगर इन्होंने तुम्हारा नाम रतन ही रख दिया और बड़े प्यार से तुम्हें रतना रत्ना कहती हैं। और जब से मैं इन्हीं के पास हूँ। मगर मैंने रमा रानी को अपना नाम नहीं बताया था क्या? मालती फिर हंस पड़ी और बोली, बताते कैसे? मुंह से राल बहती थी, हर वक्त नाक बहती रहती थी, खाने पीने का होश नहीं था। महीनों के बाद तो बोले हो, वरना पहले हम तुम्हें गूंगा ही समझते थे। वैसे तर्वेदी के इलाज ने तुम्हें बड़ा फायदा दिया। मगर तुम बोले कैसे हो गए थे रतन जी? मैं ठंडी ठंडी सांसें ले रहा था। जो इंकिशाफ मुझ पर हुआ था वो बहुत सी हकीकतों से रोशनास कर गया था, मगर ये अंदाजा नहीं हुआ था कि सब कुछ कैसे हुआ। 5 महीने खो गए थे मेरे, पूरे 5 महीने। कैसे? आखिर कैसे? क्या चक्कर चलाया था इस खबीस भूरिया चरण ने? इस बार क्या चक्कर चला दिया था? चांद खान साहब को तो इस बुजुर्ग के दी हुए तवीज़ की वजह से कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका था, लेकिन रास्ता जरूर रोका होगा इसने मेरा, और कामयाब हो गया कमबख्त। खुदा इसे गारत करे। पता नहीं बेचारे चांद खान पर क्या गुजरी होगी, कहाँ कहाँ मुझे तलाश करते फिर रहे होंगे। मगर मैं पागल कैसे हो गया था? बड़ी उलझने बाकी थी अभी, लेकिन कम अज कम अंदाज़ा ज़रूर हो गया था कि मैं किसी रतन का हम शक्ल नहीं हूँ, बल्कि दिमागी खराबी हो गई थी मेरे अंदर और भटकता रहा।
रमा रानी मुझे यहाँ ले आई, मगर मेरी दीवानगी की वजह क्या थी? एक सवाल और किया मैंने मालती से। मालती, तुम्हारे इस शहर का नाम क्या है? अरे ये भी नहीं याद तुम्हें? बता दो मालती, बहुत सी बातें मुझे याद नहीं। अब हमें बौला कर दोगे तुम? शक्ति नगर का नाम नहीं जानते तुम? और मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। तो वही जगह थी जहाँ चांद खान रहते हैं, शक्ति नगर। ये शक्ति नगर ही है ना? मैंने भी यकीनी के अंदाज में मालती से पूछा। बौला करके छोड़ोगे? लो हम नहीं बैठते तुम्हारे पास, जा रहे हैं, जैसे देखो हमारा मजाक उड़ाए है। वो उठी और बाहर निकल गई, लेकिन मेरा दिमाग साए साए कर रहा था। बुरे चरण, सिर्फ बुरे चरण, भला और कौन हो सकता है इन वाकयात के पीछे मगर चांद खान साहब? अगर ये शक्ति नगर ही है तो फिर मुझे चांद खान से मिलना चाहिए, इनकी खबर लेनी चाहिए। बेचारे थक हार कर बैठ गए होंगे, न जाने किस तरह मुझे इनसे अलग कर दिया गया होगा। दिल भी चैन होने लगा। ये तो चाहा इसी वक्त बाहर निकल जाऊं, रास्ते तलाश कर ही लूंगा। वैसे भी शक्ति नगर के इन इलाकों से अजनबी नहीं था जहां चांद खान साहब रहते थे। बाहर निकलूंगा तो पता चल ही जाएगा। इस दौरान कभी इस तरफ नहीं आना हुआ था और आने का कोई जवाब भी नहीं था। रात न जाने किस तरह गुजारी। 12 बजे के बाद इस इलाके में मुकम्मल सन्नाटा छा गया था, और वैसे भी बस यही लम्हात हुआ करते थे यहाँ जिंदगी के। मुझे अब पूरी तरह ये एहसास हो गया था कि बहुत सी बातें मेरी शनासा क्यों हैं, लेकिन ये 5 महीने मेरे निगाहों से उज्जल कैसे रहे। रोज़े अव्वल ही मुझे क्यों ना मालूम हो गया कि मैं किसी अजनबी जगह पर हूँ। मालती कहती थी कि मैं पागल हो गया था। हो सकता है, मगर इन 5 महीनों में मुझे फ़ायदा भी पहुंचाया था। पुलिस की निगाहों से 5 महीने तक दूर रहा था, और अब शायद मेरी तलाश में इस कदर शिद्दत भी न रह गई हो। खुदा करे चांद खान साहब मिल जाएं तो एक बार फिर इनसे दरख्वास्त करूंगा कि मुझे रतौली ले जाएं। का पूरा लेकर चली गई और मैं अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया। रहीम खान ने कहा था, महीनों से मैं इससे हार ले जाता हूँ। इसका क्या मतलब है? वही कुछ हम शक्ल वाला मामला हो सकता है। रत्ना नामी कोई शख्स मेरा हम शक्ल होगा, लेकिन इतने सारे हम शक्ल हर जगह मेरा एक हम शक्ल मौजूद है। मालती आ गई, बोली, अंधेरे में क्यों लेटे हो रत्ना जी? बत्ती जला दूं? रहने दो मालती, अंधेरा अच्छा लग रहा है। कुछ चाहिए? इसने पूछा। नहीं, आओ बैठो। अंधेरे में ना बाबा ना, हमें अंधेरा अच्छा नहीं लगे। तुम्हें कोई काम तो नहीं है? इसी वक्त तो फुर्सत मिली है। अब 12 बजे मेहमान चले जाएंगे तो बड़ा कमरा साफ करके सोएंगे। रोशनी जला दो और बैठो। ये ठीक है। मालती ने लाइट जला दी और फिर नीचे कालीन पर बैठ गई। मालती, आज क्या तारीख है? 19। महीना कौन सा है मालूम है? सितंबर है। और मैं उछल पड़ा। तुम्हारा दिमाग खराब है। कहे रत्ना जी, आज 19 सितंबर है। तो और क्या? ओह मेरे खुदा, मेरे खुदा। मेरे मुंह से सरगोशी में निकला। मेरे होशो हवास दुरुस्त थे, पागल नहीं हुआ था। लेकिन मालती क्या कह रही थी? ये सितंबर का नहीं, मार्च का महीना था। चांद खान का पहले 18 मार्च को रतौली जाने का इरादा था, लेकिन अपना कोई काम होने की वजह से वो 17 मार्च से ही रतौली चल पड़े थे, और इस बात को 5 माह गुजर गए थे। 5 माह? अगर वाकई सितंबर का महीना है तो मेरे ये 5 माह कहाँ खो गए? मालती, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वादा करोगी किसी को कुछ नहीं बताओगी? बोलो, वादा करो मालती। शकनता के बारे में पूछोगे? शकनता? हाँ रतन जी, शकनता के बारे में बात करोगे तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। रमा रानी हमारा सर गंजा कर देंगी। पहले भी तुम्हारी वजह से पिट चुके हैं। शकतना कौन है? जाते हैं, आ गए ना इसी पर। अरे हाँ, हमें सब पता है, सब हमारे ही दुश्मन हैं। नहीं, मैं शकतना के बारे में कुछ नहीं पूछूंगा। लो पूछे जा रहे हो और कहते हो पूछोगे नहीं। वैसे हमारी मानो तो रतन जी, शकतना के फेर में मत पड़ो, वो तुमसे ज्यादा पागल है। तुम्हें भी बीच चौराहे पर मरवा देगी। तुम मुझे कब से जानती हो मालती? तुम्हें? जब से तुम यहाँ आए हो। मैं कब से यहाँ आया था? होली जली थी जब तुम यहाँ आए थे। ठहरो बताती हूँ। वो उंगलियों पर हिसाब लगाने लगी, फिर बोली, पूरे 5 महीने हो गए। 5 महीने से मैं यहाँ हूँ। तो और क्या? कहाँ से आया था मैं? अंजनापुर गई थी रमा रानी, संख यात्रा को। वहीं तुम काशू का मंदिर किनारे धुनी रमाए बैठे थे। रमा रानी को देखा तो माँ कहकर इनसे लिपट गए। जुम्मा उस्ताद ने तो लठ ही दे मारा होता तुम्हारे सर पर, मगर रमा रानी को अपना रतन याद आ गया। जीता होता तो तुम्हारी बराबर होता। इन्होंने जुम्मा उस्ताद को रोका। बाद में पता चला कि तुम बौले हो, और सचमुच तुम थे भी निरे बौले। न खाने का होश न पहनने का। रमा रानी को रतन याद आ गया। भला तुम यहाँ लाए जाते,
मगर इनके मन में ममता की गंगा बहने लगी थी। वहीं तो मरा था इनका रतन, मतलब है अंजनापुर, गाड़ी के नीचे आ गया था। और फिर रमा रानी अंजनापुर ही में इसका अर्थरी जला कर आई थी। महीनों बौली रही थी इसके लिए। हालांकि तुम जानते हो रतन जी, इन जगहों पर बेटों से ज्यादा प्यार नहीं किया जाता। मगर अकेले जो थे, रमा रानी की तीनों लड़कियां रमा रानी की बड़ी बहन उमा रानी की हैं। चची कहती हैं बचपन से, मगर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? तो मैं रमा रानी का रतन नहीं हूँ, मैंने कहा। और मालती हंस पड़ी। बड़ी सादा सी औरत थी। कहने लगी, तो जब रतन ही मर गया तो तुम भला कैसे इनके रतन हो सकते हो? मगर इन्होंने तुम्हारा नाम रतन ही रख दिया और बड़े प्यार से तुम्हें रतना रत्ना कहती हैं। और जब से मैं इन्हीं के पास हूँ। मगर मैंने रमा रानी को अपना नाम नहीं बताया था क्या? मालती फिर हंस पड़ी और बोली, बताते कैसे? मुंह से राल बहती थी, हर वक्त नाक बहती रहती थी, खाने पीने का होश नहीं था। महीनों के बाद तो बोले हो, वरना पहले हम तुम्हें गूंगा ही समझते थे। वैसे तर्वेदी के इलाज ने तुम्हें बड़ा फायदा दिया। मगर तुम बोले कैसे हो गए थे रतन जी? मैं ठंडी ठंडी सांसें ले रहा था। जो इंकिशाफ मुझ पर हुआ था वो बहुत सी हकीकतों से रोशनास कर गया था, मगर ये अंदाजा नहीं हुआ था कि सब कुछ कैसे हुआ। 5 महीने खो गए थे मेरे, पूरे 5 महीने। कैसे? आखिर कैसे? क्या चक्कर चलाया था इस खबीस भूरिया चरण ने? इस बार क्या चक्कर चला दिया था? चांद खान साहब को तो इस बुजुर्ग के दी हुए तवीज़ की वजह से कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका था, लेकिन रास्ता जरूर रोका होगा इसने मेरा, और कामयाब हो गया कमबख्त। खुदा इसे गारत करे। पता नहीं बेचारे चांद खान पर क्या गुजरी होगी, कहाँ कहाँ मुझे तलाश करते फिर रहे होंगे। मगर मैं पागल कैसे हो गया था? बड़ी उलझनें बाकी थी अभी, लेकिन कम अज कम अंदाज़ा ज़रूर हो गया था कि मैं किसी रतन का हम शक्ल नहीं हूँ, बल्कि दिमागी खराबी हो गई थी मेरे अंदर और भटकता रहा। रमा रानी मुझे यहाँ ले आई, मगर मेरी दीवानगी की वजह क्या थी? एक सवाल और किया मैंने मालती से, मालती तुम्हारे इस शहर का नाम क्या है? अरे ये भी नहीं याद तुम्हें? बता दो मालती, बहुत सी बातें मुझे याद नहीं। अब हमें बौला कर दोगे तुम? शक्ति नगर का नाम नहीं जानते तुम? और मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। तो वही जगह थी जहाँ चांद खान रहते हैं, शक्ति नगर। ये शक्ति नगर ही है ना? मैंने भी यकीनी के अंदाज में मालती से पूछा। बौला करके छोड़ोगे तो हम नहीं बैठते तुम्हारे पास, जा रहे हैं, जैसे देखो हमारा मजाक उड़ाए है। वो उठी और बाहर निकल गई, लेकिन मेरा दिमाग साए साए कर रहा था। भूरिया चरण, सिर्फ भूरिया चरण, भला और कौन हो सकता है इन वाकयात के पीछे? मगर चांद खान साहब, अगर ये शक्ति नगर ही है तो फिर मुझे चांद खान से मिलना चाहिए, इनकी खबर लेनी चाहिए। बेचारे थक हार कर बैठ गए होंगे, न जाने किस तरह मुझे इनसे अलग कर दिया गया होगा। दिल भी चैन होने लगा। ये तो चाहा इसी वक्त बाहर निकल जाऊं, रास्ते तलाश कर ही लूंगा। वैसे भी शक्ति नगर के इन इलाकों से अजनबी नहीं था जहां चांद खान साहब रहते थे। बाहर निकलूंगा तो पता चल ही जाएगा। इस दौरान कभी इस तरफ नहीं आना हुआ था और आने का कोई जवाब भी नहीं था। रात न जाने किस तरह गुजारी। 12 बजे के बाद इस इलाके में मुकम्मल सन्नाटा छा गया था, और वैसे भी बस यही लम्हात हुआ करते थे यहाँ जिंदगी के। मुझे अब पूरी तरह ये एहसास हो गया था कि बहुत सी बातें मेरी शनासा क्यों हैं, लेकिन ये 5 महीने मेरे निगाहों से ओझल कैसे रहे। रोज़े अव्वल ही मुझे क्यों ना मालूम हो गया कि मैं किसी अजनबी जगह पर हूँ। मालती कहती थी कि मैं पागल हो गया था। हो सकता है, मगर इन 5 महीनों में मुझे फ़ायदा भी पहुंचाया था। पुलिस की निगाहों से 5 महीने तक दूर रहा था, और अब शायद मेरी तलाश में इस कदर शिद्दत भी न रह गई हो। खुदा करे चांद खान साहब मिल जाएं तो एक बार फिर इनसे दरख्वास्त करूंगा कि मुझे रतौली ले जाएं। तो वही जगह थी जहां चांद खान रहते हैं, शक्ति नगर। ये शक्ति नगर ही है ना? मैंने भी यकीनी के अंदाज में मालती से पूछा। बौला करके छोड़ोगे तो हम नहीं बैठते तुम्हारे पास, जा रहे हैं, जैसे देखो हमारा मजाक उड़ाए है। वो उठी और बाहर निकल गई, लेकिन मेरा दिमाग साए साए कर रहा था। भूरिया चरण, सिर्फ भूरिया चरण, भला और कौन हो सकता है इन वाकयात के पीछे? मगर चांद खान साहब, अगर ये शक्ति नगर ही है तो फिर मुझे चांद खान से मिलना चाहिए, इनकी खबर लेनी चाहिए। बेचारे थक हार कर बैठ गए होंगे, न जाने किस तरह मुझे इनसे अलग कर दिया गया होगा। दिल भी चैन होने लगा। ये तो चाहा इसी वक्त बाहर निकल जाऊं, रास्ते तलाश कर ही लूंगा। वैसे भी शक्ति नगर के इन इलाकों से अजनबी नहीं था जहां चांद खान साहब रहते थे। बाहर निकलूंगा तो पता चल ही जाएगा। इस दौरान कभी इस तरफ नहीं आना हुआ था
اور آنے کا کوئی جواز بھی نہیں تھا۔ رات نہ جانے کس طرح گزاری۔ 12 بجے کے بعد اس علاقے میں مکمل سناٹا چھا گیا تھا، اور ویسے بھی بس یہی لمحات ہوا کرتے تھے یہاں زندگی کے۔ مجھے اب پوری طرح یہ احساس ہو گیا تھا کہ بہت سی باتیں میری شناسا کیوں ہیں، لیکن یہ 5 مہینے میرے نگاہوں سے اوجھل کیسے رہے۔ روز اول ہی مجھے کیوں نہ معلوم ہو گیا کہ میں کسی اجنبی جگہ پر ہوں۔ مالتی کہتی تھی کہ میں پاگل ہو گیا تھا۔ ہو سکتا ہے، مگر ان 5 مہینوں میں مجھے فائدہ بھی پہنچایا تھا۔ پولیس کی نگاہوں سے 5 مہینے تک دور رہا تھا، اور اب شاید میری تلاش میں اس قدر شدت بھی نہ رہ گئی ہو۔ خدا کرے چاند خان صاحب مل جائیں تو ایک بار پھر ان سے درخواست کروں گا کہ مجھے رتولی لے جائیں۔ ہو گیا کہ میں کسی اجنبی جگہ پر ہوں۔ مالتی کہتی تھی کہ میں پاگل ہو گیا تھا۔ ہو سکتا ہے، مگر ان 5 مہینوں میں مجھے فائدہ بھی پہنچایا تھا۔ پولیس کی نگاہوں سے 5 مہینے تک دور رہا تھا، اور اب شاید میری تلاش میں اس قدر شدت بھی نہ رہ گئی ہو۔ خدا کرے چاند خان صاحب مل جائیں تو ایک بار پھر ان سے درخواست کروں گا کہ مجھے رتولی لے جائیں۔ خان صاحب مل جائیں تو ایک بار پھر ان سے درخواست کروں گا کہ مجھے رتولی لے جائیں۔